नमस्कार, मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। 3 दिनों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू हुआ है और आज इसका दूसरा दिन है। 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इसमें शामिल हो रहे हैं। आज और कल भी ये सम्मेलन चलेगा जिसमें मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे और विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य लिया गया है 2047 तक का, उसके बारे में निर्देश भी देंगे और एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने और भविष्य में विकास की गति को तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को भी शामिल किया जाएगा। 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूली और उच्च शिक्षा, कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। और इस सम्मेलन में 6 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे जो राज्यों में विनियमन में ढील, शासन में प्रौद्योगिकी अवसर, जोखिम और शमन, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजार संबंधों के लिए एग्रीस्टेक, एक राज्य एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी और वामपंथी उग्रवाद के बाद के भविष्य के लिए रणनीतियां भी बनाई जाएंगी और इस पर चर्चा होगी। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा क्षेत्र विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं और अहम चर्चा होगी क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार की तरफ से कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो इस पर भी चर्चा होगी कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद की जो परिस्थितियां हैं उस पर भी खास तौर से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वामपंथ उग्रवाद के बाद भविष्य के लिए जो रणनीतियां होंगी उसके बारे में भी मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो कि इस ठंड और कोहरे के प्रकोप में हैं और इसके साथ साथ प्रदूषण का भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर में तो खासतौर से प्रदूषण का स्तर जो देखा जा रहा है उसमें 400 के पार AQI फिर से चला गया है, गंभीर रूप ले लिया है। उधर उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ, दिल्ली से सटा नोएडा, गाजियाबाद के अलावे कानपुर, बदायूं, मिर्जापुर और वाराणसी सहित कई ऐसे शहर हैं जहां पर आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। सुबह और शाम के दौरान विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है और इससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास करके उन लोगों को जो हृदय रोग से ग्रसित हैं या जिन्हें सांस की बीमारी है, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 के पार पहुंच गया है। गंभीर श्रेणी में ये आता है 400 के पार। विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और पराली जलाने जैसी गतिविधियों की वजह से प्रदूषण के कण वातावरण में जमा हो रहे हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन भी हालात को और बिगाड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और अगर जरूरत है बाहर निकलने की तो मास्क जरूर पहने और साथ ही साफ पानी पीने की सलाह भी दी गई है, लिक्विड इंटेक की सलाह भी दी गई है। वहीं प्रशासन ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और वाहनों की तेज जांच जैसे कदम तेज करने के निर्देश दिए हैं और कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर में खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब नियम को भी लागू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद
प्रदूषण की कमी में कोई गिरावट देखी नहीं जा रही। प्रदूषण की स्थिति में AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से ये चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ साथ ठंड भी है और ठंड के साथ साथ स्मॉग और कोहरा की अगर हम बात करें तो फॉग भी है। स्मॉग तो है ही, फॉग भी है और इससे आम जनजीवन पर असर भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो यातायात हो, रेल यातायात हो या फिर सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो, ये इस पर भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रेन लेट चल रही हैं, कई फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है, यातायात भी काफ़ी स्लो, सड़क यातायात की अगर हम बात करें, रोड ट्रैफिक की, तो काफ़ी स्लो हो गया है। तो ऐसे में भी ये तमाम स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ठंड को देखते हुए, और इस ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में भी व्यवस्था की जा रही है, अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है और नज़र बनाए हुए है प्रशासन जो स्थिति है उस पर। तो हम अलग अलग जगहों पर भी हम आपको लिए चलेंगे और वहां का क्या हाल है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा हम आपको एक बार फिर से बता दें कि स्थितियां जो हैं वो भयावह होती जा रही हैं। प्रदूषण के लिहाज से अगर हम बात करें तो प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 2 दिनों में कुछ गिरावट जरूर देखी गई थी AQI लेवल में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण का जो लेवल है, AQI है, वो 400 के पार चला गया है। 400 के पार जाना यानी कि खतरनाक स्थिति में आना। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से स्थिति भयावह हो गई है और इसका असर दिल्ली से सटा जो NCR का इलाका है, चाहे वो हरियाणा का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, उस पर भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ठंड का भी प्रकोप है और ठंड का प्रकोप है जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतें आ रही हैं। स्मॉग है, फॉग है और ठंड है। तो जरा अभी क्या स्थिति है उन इलाकों में, अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश की, जरा आज हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनुराग तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वंदना यादव इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग आज ठंड में भी हमारे साथ सुबह सुबह सड़क पर हैं लोगों के बारे में और वहाँ की स्थिति के बारे में बताने के लिए। अनुराग, जरा बताइए क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में, क्या व्यवस्था है इस ठंड से, इस फॉग से के कहर से बचाने के लिए लोगों को? जी देखिए, ठंड का कहर जारी है। बर्फबारी जो हो रही है पहाड़ों पे, वो सर्द हवाओं के रूप में कन्वर्ट होकर के मैदानी इलाकों में एक के बाद एक शहरों को अपने जद में ले रही है। इसी श्रृंखला में लखनऊ में भी ठंडक प्रचंड रूप में नजर आ रही है। तकरीबन पारा 8-7 डिग्री, ये वो डिग्री सेल्सियस जहाँ पर रात का तापमान पहुंच रहा है। दिन के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, दिन में भी 12 डिग्री तापमान, बहुत मैक्सिमम हुआ तो 15 डिग्री तापमान। तो देखिए, जो दोहरी मार है जिसकी बात अभी आप कर रहे थे दिल्ली की, वही हालात लखनऊ में भी है, जहाँ एक और कम पारा है, लुढ़का हुआ पारा है, शीतलहर है। वहीं दूसरी ओर खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लखनऊ में भी है। अब लखनऊ की स्थिति की बात करें तो 250 से 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। 16 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मीटर्स लगाए गए हैं। वहाँ की जो मापक संख्या है तमाम जगहों में वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन है। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो 250 AQI जो है वो न्यूनतम AQI इस समय लखनऊ का चल रहा है। तो देखिए, दोनों तरफ से मान है, जहाँ एक और सर्दी का सितम है तो वहीं दूसरी ओर सांस लेने में भी समस्याएं हैं क्योंकि खराब एयर है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब वो पूरा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो रैन बसेरे तो पहले ही बना दिए गए, लोग वहां पर रह भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक फेलियर नजर आ रहा है और वो फेलियर है अलाव की व्यवस्था। इसके बारे में आते हैं, आपसे विस्तार से जरा बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अलाव की जो व्यवस्था है वो, इसका निर्देश तो लखनऊ से दिया जा रहा है, कितना उस पर कारगर ढंग से प्रशासन एक्टिव मोड में है ये भी हम जानेंगे और दूसरी जगहों से भी। जरा वंदना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इटावा से। वंदना, बताइए वहां पर क्या हाल है ठंड का? जी, मैं आपको बता दूं कि सर्दी का इटावा में भी वही आलम है कि जो कोहरा है उसने पूरे शहर को अपने जद में ले लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की एक घनी चादर छाई हुई है। जो विजिबिलिटी है वो जीरी होती हुई दिखाई दे रही है।
कोहरे का आलम ये है कि मैं एक कॉलोनी में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर भी जो लोगों के घर हैं वो अभी तक बंद है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है सर्दी की वजह से। और सर्दी का जो आलम है वो जो स्कूली बच्चे हैं, हालांकि जो प्रशासन है उसने 24 दिसंबर का अवकाश किया था, लेकिन आज 27 दिसंबर है, आज सड़कों पर स्कूल के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। जी, स्कूल एक बार फिर से खुलने लगे हैं और इसका असर जरा बताइए यातायात की, और इस ये भी कि अलाव की व्यवस्था के बारे में बताइए कि क्या प्रशासन की तरफ से इसकी व्यवस्था की जा रही है, और की जा रही है तो क्या इससे लोग संतुष्ट हैं, उन लोग वो जी लोग मैं जो आपको कि बता दूं फुटपाथ पर कि जो रहते हैं, रैन कोहरा है, बसेरों में रहते हैं। जी 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 मैं आपको बता दूं जो कोहरा है, कोहरे के चलते करीब 2 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही है और कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे यातायात तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ ही है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर भी देखा गया है कि कई यात्री परेशान दिखाई दिए, तो वहीं कई यात्रियों के लिए नगर पालिका की तरफ से और प्रशासन की तरफ से वहां पर रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की गई, ताकि जो दूर के यात्री हैं जो यहाँ से दिल्ली की तरफ या कलकत्ता की तरफ यात्रा करने जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जो ट्रेनें देरी से हैं उनका वह वहां पर ठहर कर उनका इंतजार कर सके। वहीं पर अगर बस यातायात की बात की जाए तो विजिबिलिटी इतनी जीरो है कि बसें भी कहीं ना कहीं देरी से चल रही हैं और कई बस 15 से लेकर 20 घंटे तक की देरी से चल रही है। जी, अनुराग, जरा आप बताइए, आप अलाव के बारे में बता रहे थे कि इसकी व्यवस्था की जा रही है, क्या निर्देश लखनऊ से के अलावा जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ के बारे में है, और वहाँ से क्या आपको जानकारी मिल रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में नगर निगम ने तमाम जगहों पे रैन बसेरे बनाए थे, जिनकी बेहद तारीफ भी हुई थी, क्योंकि तमाम सुविधाएं जो हैं उन रैन बसेरों के अंदर थी। फिर वो चाहे अलाव की व्यवस्था हो, गर्म बिस्तर की व्यवस्था हो, अच्छे खाने की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिली थी। लेकिन एक और फ्रंट है जो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर एक बड़ा मोर्चा है, लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ढीली नजर आती हैं। खास तौर पर जो प्रमुखतम चौराहे हैं या फिर बड़े अस्पताल हैं, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है, वहां पर अलाव लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था का एक शगुफा लिए हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो जनता उठा रही है, ठिठुर रही है जनता। लेकिन उनको जरा सा भी इस चीज को लेकर के नहीं है, क्योंकि देखिए प्रमुखतम इलाकों में अलाव की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। खासतौर पे जो सरकारी अस्पताल लखनऊ के केजीएमसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एसजीपीजीआई, ये वो संस्थान है जहां पर हजारों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इनके साथ तीमारदार भी आते हैं, एक बड़ा जमावड़ा होता है। ऐसे में यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था है उसको करने को कहा गया था, लेकिन अलाव जो है देखिए ठंड के इस प्रचंड रूप के बीच भी गायब नजर आ रहा है। अगर मैं अन्य जनपदों की बात करूं तो कानपुर जनपद है जहां से खबरें निकल के आई कि वहां पर भी वहां की मेयर ने अलाव लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश तो दिए थे, लेकिन वहां के अधिकारी भी कहीं ना कहीं सोए हैं और प्रमुखतम चौराहे पर, चाहे किदवई के नगर का इलाका हो, बड़े चौराहे के पास का इलाका हो, तमाम वो जगह हैं जहां पर अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसी बातें कानपुर से भी इंtel के तौर पर निकल के आ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बड़े पद पे बैठी मेयर है या तमाम अन्य लोग हैं वो आदेशित करते हैं, लेकिन अधिकारियों का जो ढीलापन है उसके चलते जो आम लोग हैं उनको ठिठुरना पड़ता है। तो अलाव की व्यवस्था कहीं ना कहीं नदारद है, जिस चलते लोग बेहद समस्या में है, क्योंकि ठंड का प्रचंड रूप जो है आनंद इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वंदना, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है, और अगर ये व्यवस्था है तो क्या मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था है? मॉनिटरिंग, चाहे वो प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके, या जो निर्देश दिए गए हैं ट्रैफिक को लेकर, स्पीड को लेकर, उसको उसके बारे में? जी मैं आपको बता दूं कि जो नगर पालिका इटावा है उसके द्वारा इटावा में जगह जगह अलाव लगाए गए हैं। लकड़ी के अलाव के साथ साथ जो गैस सिलेंडर वाले अलाव है उनको भी लगाया गया है, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं या जो राहगीर हैं या फिर जो रैन बसेरों में लोग रह रहे हैं उनको ठंड से बचाया जा सके। वहीं पर अगर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो मॉनिटरिंग लगातार नगर पालिका की टीम और प्रशासन द्वारा की जा रही है कि कहाँ पर अलाव की समुचित व्यवस्था है, कहाँ पर अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसी जगह पर अलाव की व्यवस्था नहीं है जहाँ पर लोगों को जरूरत है, वहां पर तुरंत उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं पर अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड को भी नेशनल हाईवे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वहां पर भी यूपीडा की टीम द्वारा
जो स्पीड है वो जो 120 स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर उसको 80 किलोमीटर पर आवर किया गया है। वहीं पर जो 80 किलोमीटर पर आवर थी उसे रात में 60 किलोमीटर पर आवर किया गया है। जी तो इस पे मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, वंदना बता रही है इटावा में, इटावा के आसपास के भी इलाकों में। एक चीज़ और अनुराग, जरा ये बताइए कि ठंड है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है वहाँ पर, स्कूल्स भी जो बंद थे क्रिसमस के बाद अब कई जगहों पर स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठंड को देखते हुए सेफ्टी की भी अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या जो डॉक्टर्स हैं वो लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि जागरूकता भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो कि बुज़ुर्ग हैं या हृदय रोग से या सांस की बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं। जी बेशक, देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आवश्यक ना हो तो घरों में ही रहें, और अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लेयर जो है वो जरूर वुलन की धारण करें, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचा सके। देखिए ठंड का प्रचंड रूप चल रहा है, ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनके कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको बेहद ही अलर्ट मोड पे रखा गया है, और इन विभागों में जो समस्याएं हैं वो लोग लेकर के ठंड के वक्त में ज्यादा आते हैं। खासतौर पे पल्मोनरी विभाग हो गया, सांस रोग का, वही दूसरी ओर कार्डियोलॉजी विभाग की हार्ट अटैक के केसेस में जो इस बीच बढ़ जाते हैं। जो नियोनेटल वार्ड्स है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है बच्चों का, बच्चों के साथ भी तमाम समस्या हो जाती है, जिनको कई बार नेबुलाइज कराना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है और साथ साथ संवाद के मोड में भी है, जागरूकता के मोड में भी है। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनका साफ तौर से कहना है कि आप अगर आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलिए, अगर नहीं है तो घरों पर रहिए, गर्म कपड़े पहनिए और ज्यादा लेयरिंग मत करिए। अगर आप ज्यादा लेयरिंग करेंगे तो अंदर से आपको पसीना आएगा और जब पसीना सूखेगा तो आपको सर्दी लग जाएगी। तो देखिए कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो डॉक्टर्स लगातार अपील के तौर पर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और जहां और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, लगातार स्वास्थ्य विभाग ने तमाम बड़े अस्पतालों को अलर्ट पे रखा है। तो वहीं दूसरी ओर संवाद साध करके जो लोग हैं उनको कम्युनिकेट करना, उनको सही राय देना, जिससे जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़े ही ना। तो देखिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जिसके तौर पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, तारीफ योग है बेशक, क्योंकि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं लखनऊ शहर के, फिर वो चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय हो, SGPGI, लोक बंधु, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट हो, तमाम जगहों पर जो है देखिए बड़ी व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। खासतौर पे पल्मोनरी, कार्डियोलॉजी, नियोनेटल, पीडियाट्रिक, ये वो तमाम विभाग है जहाँ की एक युद्ध स्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर इन डॉक्टर्स का एक संवाद भी युद्ध स्तरीय देखता है, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनको समझाते हैं, जागरूक करते हैं कि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर इन पे आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको अस्पताल नहीं विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों चीजें ही जो आनंद हमें लोग को देखने को यहाँ पर मिल रही है, जहाँ एक और व्यवस्थाएं टाइट है, वहीं दूसरी ओर संवाद मोड, जागरूकता मोड भी देखने को मिल रहा है। वंदना, जल्दी से आप बता दीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट कितना चाक चौबंद है आज के समय में इस तरह की जब स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इटावा जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं और हिदायत दी है कि अनावश्यक जो कार्य है उनके चलते घर से न निकले, जब बहुत ज्यादा जरूरी वर्क हो उसी के चलते घर से निकले, और ठंड से बचाव के लिए कपड़ों को मजबूत पहने, और जो गाड़ियां हैं उन पर चलते समय उनकी जो स्पीड है उसको कम रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। वहीं पर जो जिला अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं अलर्ट किया गया है, उनको बोला गया है कि जहां पर जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज त्वरित किया जाए और उनको सख्त निर्देश दिए जाए और उनको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या क्या बचाव करनी चाहिए, उनके बारे में बताया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपना ख्याल रखें और साथ ही हम इंडिया वॉइस के जरिए अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मौसम को देखते हुए सतर्कता जरूर बरतें। और अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। हम आपको बता दें कि जो नया बिल पास हुआ और कानून बन गया है, विकसित भारत जी राम जी का विरोध देशव्यापी स्तर पर करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। जब इस बिल को पेश किया गया था
संसद में, लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, तो उस दौरान भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला था सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, सड़क पर भी। और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब ये कानून बन गया है तो एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस, क्योंकि मनरेगा जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा पहले नरेगा और फिर बाद में उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था और मनरेगा कर दिया गया था, उसको अब हटाया गया है और उसमें कई नई क्लॉजेज लाकर अब एक नया कानून पास किया गया है, बनाया गया है वीबी जी राम जी। और अब कांग्रेस को ये कबूल नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि महात्मा गांधी का नाम बदलकर जानबूझकर ये लाया गया है। मनरेगा एक अच्छा रोजगार गारंटी देता था जिसको खत्म कर दिया गया है और ये जो लाया गया है, कानून बनाया गया है, ये कानून मनरेगा को हटाकर, जो कि मनरेगा जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाता था उस तरह से इसमें जो रोजगार को लेकर है वो फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो अब इसका विरोध हो रहा है। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कांग्रेस अब कर रही है। आज वर्किंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस की और जाहिर सी बात है कि इस वर्किंग कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से इसका विरोध किया जाए। लोगों के बीच जाए कांग्रेस और बताए कि मनरेगा को हटाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का क्या है और जी राम जी जो है उसका विरोध कांग्रेस क्यों कर रही है। ये कांग्रेस के लोगों को बताएंगे, सड़क पर उतरेंगे और उसके लिए एक रोड मैप बनाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से चल रही है और आज इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी इस वर्किंग कमेटी की बैठक में। तो इस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा वो जब आएगा तो उसके बाद उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।